हेलो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए 10 प्रश्नों का महत्वपूर्ण जो सेट है उसकी तैयारी कर रहे थे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं मैंने। तो जो जीके जीएस का तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 5 है, आज हम लोग उसके क्वेश्चनों की बात करेंगे और उसमें 10 जो टॉप क्वेश्चंस रखे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और बेहतर आप आज कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया, यानी कि कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है अनुच्छेद 36 से 51, दूसरा है अनुच्छेद 3 से 49, अनुच्छेद 42 से 56 तीसरा ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 28 से लेके 48 तक। ठीक है, तो क्या लगता है आपको इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है? आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, 10 सेकेंड हैं आपके पास। ठीक है, जब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो जैसे ही मैं डालूँ वो आपके पास फटाक से आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में बताया गया है। ठीक है, ये राज्य जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये व्यक्तियों के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, ये राज्य के लिए होते हैं और राज्य की इच्छा है तो राज्य माने। ठीक है, ये किसी के ऊपर दबाव पूर्ण तरीके से लागू नहीं किए जा सकते हैं, ये राज्यों के लिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ से आपको याद रखना है कि ये ना व्यक्तिगत नहीं होते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत नहीं होते, जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, वो व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये व्यक्तिगत नहीं होते हैं, ये सीधा राज्य के ऊपर थोपे जाते हैं। किसके ऊपर थोपे जाते हैं? तो राज्य के ऊपर थोपे जाते हैं। अगर हम लोगों से पूछ ले कि कौन सा भाग में ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है, तो भाग 4 हो जाएगा। कौन सा? भाग 4 हो जाएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले डीपीएसपी, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है इसका? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये खास तौर पे कहाँ पर लागू होंगे, तो ये स्टेट के लिए होते हैं। ठीक है, राज्यों के लिए होते हैं, वो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, ये उसके लिए होते हैं, ना कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए। तो सबसे पहला बिंदु इसमें देखेंगे कि ये किस भाग में उल्लेखित हैं, तो इसमें भाग 4 जो हो जाएगा, भाग 4 में उल्लेखित हैं। किस देश से लिए गए हैं, तो बता दोगे आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 36 से लेके 51 तक। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है कि लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इनका प्रमुख कार्य होता है कि लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना। लेकिन खास बात ये है कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती मेरे लालो, नोट बी पॉइंटेड मी लॉर्ड, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये कौन से समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया गया था? तो BN राव समिति की सिफारिश पर भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल किया गया था। ठीक है, राज्यों का कर्तव्य होगा कि इनका क्या करे? पालन करे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ये व्यक्तिगत नहीं होंगे, इसका राज्यों का कर्तव्य होगा कि ये क्या करें? इनको फॉलो करें। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से आपने क्या क्या बातें सीखी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए, भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए गए। लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना इनका प्रमुख लक्ष्य है, न्यायालय में इनको चुनौती दी नहीं जा सकती, समिति हो जाएगी BN राव समिति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं हम 42 की तरफ और देखते हैं 42 हमसे क्या पूछना
4 आया। ठीक है, तो चलिए देखिए 42 में लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2022 के लेखपाल में पूछा गया है। ठीक है, लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन से पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो इसमें ऑप्शंस ऐसे डाले थे उसने ना कि बहुत लोगों ने इसमें जो 80% लोग थे उन्होंने इसको गलत किया। ठीक है, और इसके बाद जब आंसर की आई तो बहुत सारे लोगों ने न्यायालय में इसमें क्या कर दिया, दावा अपना ठोक दिया। ठीक है, न्यायालय ने इसको सही माना था। ऑप्शन नंबर सी साबरमती। ठीक है, साबरमती जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायालय में इसको चुनौती दी ही नहीं जा सकती क्योंकि साबरमती से लेकर दांडी तक शुरू हुई थी। लड़कों ने देखा कि ऑप्शन नंबर ए दांडी है, खटाक से दांडी लगा दिया। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कोई भी हो उसे हल्के में नहीं लेना है आपको। ठीक है, ये जो हल्के में क्वेश्चन लेते हो ना बस यहीं पे दिक्कत आती है। ठीक है, इसका अब तुम लोगों ने भी इसको देखते ही दांडी लगा दिया होगा, लेकिन दांडी नहीं हिला लो, दांडी तो पहुँचे थे, दांडी तक तो इनको जाना था। ठीक है, शुरू कहाँ से हुई थी, साबरमती से शुरू हुई थी। शुरू कब होती तो 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च वो डेट थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, कब तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा शुरू की होती है। टोटल दूरी जो है 390 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। जब ये यात्रा शुरू की गई थी उस समय मात्र 78 अनुयायी महात्मा गांधी के साथ चले थे। कितने, 78 अनुयायी चले थे और बाद में बहुत सारे हो जाते हैं। दांडी तक पहुँचते इसमें लाखों लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, लाखों लोग जुड़ जाएंगे और यहीं पर जब ये 6 अप्रैल को पहुँचेंगे, कहाँ पर, दांडी पहुँचेंगे, तो यहीं पर नमक बनाकर क्या करेंगे, नमक बनाकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। यानी कि 6 अप्रैल 1930 से ही भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन तो 1920 में शुरू हुआ था, लालो वहाँ से गलती हो गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से महात्मा गांधी कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके एक्सप्लेन की, समझ में आ गया ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं इससे एक्सप्लेन की। देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव पास हुआ था। 1 फरवरी 1930 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व को सौंपा। ठीक है, 1 फरवरी 1930 में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। 12 मार्च 1930 यहाँ पे लिखना। ठीक है, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक कुल 24 दिनों तक यात्रा चली थी। कितनी, कुल 24 दिनों तक यात्रा चली, इसमें 390 किलोमीटर की सफ़र तय किया गया। इसमें कुल 78 लोगों से यात्रा को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और देखिए आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या लिखा हो, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये भी 2022 में लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है मत्स्य या फिर कृषि या फिर कपड़ा पर या फिर खनन पर। ठीक है, तो क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है, मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अर्निंग क्या है उत्तर प्रदेश की, तो बता दोगे, इसमें से तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है कृषि। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर उत्तर प्रदेश की बजाय यहाँ पर मैं गोवा दे देता, ठीक है, गोवा देता, तो आप लोग क्या बताते, उसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला था। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होने वाला था टूरिज्म। ठीक है, क्या होने वाला था, टूरिज्म। ठीक है, क्योंकि गोवा जो है छोटा सा है और वहाँ पर टूर के लिए लोग बहुत से जाते हैं, तो उसकी मुख्य अर्थव्यवस्था टूरिज्म से चलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो कृषि से चलती है, और माना भी जाता है कि जो कृषि है, भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि की बात करें तो कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप लोग बता दोगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जिनको प्रकृति के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकृति के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे
जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, कुक्कुट पालन हो गया, ये सारे के सारे किस क्षेत्र में आएंगे? तो ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। और जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होंगे तो उनको रेड कॉलर श्रमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको रेड कॉलर श्रमिक बोलते हैं। कौन से कॉलर श्रमिक? तो रेड कॉलर श्रमिक, ठीक है। कौन से कॉलर? तो रेड कॉलर श्रमिक किसको बोलेंगे? जो प्राथमिक सेक्टर से लोग जुड़े होंगे, ठीक है। तो चलिए इसके एक्सप्लेन की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक गतिविधियां उन देशों में, उन क्षेत्रों में बहुत अच्छी होती हैं जहां पर भी अवसंरचना का विकास बहुत अच्छा रहा होगा। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के उद्योग को कोर उद्योग कहा जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कोर उद्योग क्या होता है? तो ऐसे उद्योग जिन पर सभी उद्योग क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, उन्हें कोर उद्योग कहते हैं। जिन पर सभी उद्योग क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, उन्हें कोर उद्योग कहते हैं। जैसे विद्युत के बिना कुछ संभव है क्या? नहीं है ना। इस्पात, लोहे के बिना बहुत सारी चीज़ें क्या हैं? अधूरी हैं। फर्टिलाइज़र हो गया, कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया और इंडस्ट्रीज हो गया। ये सारे के सारे जो उद्योग हैं ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे और इन्हें कोर उद्योग कहा जाता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की। देखिए उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? और ये भी क्वेश्चन बहुत डाउट वाला था और इस वाले क्वेश्चनों में भी रिट लगाई गई तुम्हारे उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, ठीक है। इस प्रश्न पर भी बहुत सारे लोगों ने अपना दावा ठोका था, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर था यहाँ पर 9 भी ऑप्शन में दिया था और ऑप्शन में 8 भी दिया था। इसीलिए बहुत सारे डाउट लोगों के मन में पैदा हो गए थे। लेकिन मैं आज ये डाउट आपको ख़त्म करना चाहता हूँ। जो आयोग ने भी आंसर माना था और जो हम लोग भी यहाँ पर सही करने वाले हैं वही इसको हम यहाँ पे सही करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 6, बी 9, सी 11 और डी है 8, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 8। अब देखना यहाँ पे पूछा है उसने कितने राज्यों के साथ। अगर वो यहाँ पे ऐसे पूछ लेता कितने केंद्र शासित, ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश, व बटे में भी लिख देता कि राज्य, ठीक है, क्या लिख देता? राज्य, ठीक है। ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए और ये राज्य हो गया। अगर वो दोनों यहाँ से पूछने वाला था तो इसका आंसर होने वाला था 9, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है ना, दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और वो भी उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है। लेकिन आयोग ने उसको गलत माना था और ऑप्शन क्या माना? सही, 8 वाला सही माना, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपना फ़ोन उल्टा कर लीजिए और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ से लेके ये वाला जो है ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये वाला जो आपको यहाँ से दिख रहा है ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो है ऊपर में, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ से, तो ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड से सीमा साझा करेगा, 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखो ये दिख रहा है हरियाणा, 2 हो गया, ठीक है। तीसरा हिमाचल प्रदेश 3 हो गया और ये राजस्थान हो गया 4, ठीक है। यहाँ पर नीचे मध्य प्रदेश हो गया 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ 6 हो गया, झारखंड हो गया 7 हो गया, ठीक है। और ये बिहार कौन सा हो गया? बिहार हो गया 8, ठीक है। मैंने अभी किसको नहीं जोड़ा है? अभी मैंने दिल्ली को नहीं जोड़ा है। तो राज्य टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। और अगर दिल्ली को जोड़ा दिया जाए तो दिल्ली लगा के कितने हो जाएंगे टोटल? तो दिल्ली को लगा करके यहाँ पे 9 राज्य होने वाले हैं, ठीक है। कितने राज्य होने वाले हैं? 9 राज्य होने वाले। और एक देश भी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नेपाल, ठीक है। उसका नाम क्या होने वाला है? उसका नाम होने वाला है नेपाल, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश जो है 8 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा और एक केंद्र शासित प्रदेश को लगा के 9, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर वो केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ ले तो 9, अगर ऑप्शन में दोनों दिए हो तो आपको 8 टिक करना है, अगर केवल 9 दिया हो तो केवल 9 वाले को, ठीक है, चूज़ करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगा? बहुत ही सटीक क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन भी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया। आज मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो लेखपाल 2022 की परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, वो चाहे SSC GD में हो और चाहे
चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड में हो चाहे लेखपाल में हो, ठीक है। जीएस के क्वेश्चंस वही रहेंगे, बस लेवल थोड़ा इधर उधर होता है। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज लेखपाल के प्रश्नों का ही क्या कर देता हूँ, एनालिसिस करवा देता हूँ, ताकि शायद ये अगर भविष्य में तुमसे ये क्वेश्चन रिपीट कर दे तो वहाँ से तुमको आने चाहिए सारे, ठीक है। तो पढ़ लिया क्वेश्चन आपने, अब इसका जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए हारमुज के जब डमरू मध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है हारमुज के जल डमरू मध्य, दूसरा जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य, तीसरा बॉस्फोरस जल डमरू मध्य, और तीसरा चौथा लिखा हुआ है डोवर जल डमरू मध्य। तो इसका क्या आंसर होने वाला है आप लोग बताइए जल्दी से, और बाकायदा मैं इसको मैप से ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का और पूरा वीडियो देखने का, बस आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरी, 100% आपको समझ में आएगा। अगर एक बार ना समझ में आ जाए तो दोबारा वीडियो देख लेना, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो यार, थंब करो जल्दी से। ओके, तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य, ठीक है। मैं इसको मैप में भी दिखाना चाहूँगा, ठीक है, इसको मैं मैप में भी दिखाना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग डोवर जल संधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो डोवर जल संधि के बारे में बात करेंगे, तो ये देखो जो ये है ना, ये डोवर जल संधि, ठीक है। इधर आपको दिख रहा होगा इंग्लैंड और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रांस, ठीक है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में डोवर जल संधि स्थित है, ठीक है। डोवर जल संधि स्थित है और इस तरफ जो है 8 डिग्री ठीक है, इंग्लिश चैनल इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है। इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं, इंग्लिश चैनल, ठीक है। 8 डिग्री नहीं, आप लिख लेना आप लोग, इंग्लिश चैनल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी कौन सा चैनल है, इंग्लिश चैनल है। आपसे अगर पूछ ले कि इंग्लैंड को फ्रांस से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो बताओगे कौन सी, तो डोवर जल संधि अलग करती है, ठीक है। डोवर जल संधि अलग करती है और ये उत्तरी सागर को, ठीक है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती भी है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए उत्तरी सागर है, ये वाला उत्तरी सागर है और ये इंग्लिश चैनल है, और इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम भी कौन करेगा, तो यही स्ट्रेट रोवर, ठीक है। स्ट्रेट डोवर भी इनको क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, जबकि इंग्लैंड और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करेगी कौन, डोवर जल संधि, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, यहाँ पर देख लीजिए ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है और इस तरफ एशिया है, ठीक है। ये यूरोप है और इस तरफ एशिया है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ब्लैक सी, ठीक है, कौन सा दिख रहा है, ब्लैक सी, और यहाँ पे आप दिख रहा है सी ऑफ मरमरा, ठीक है। तो ब्लैक सी और मरमरा सागर को एक जल संधि आपस में क्या करती है, आपस में जोड़ती है, ठीक है। उसको बोलते हैं बॉस्फोरस जल संधि, क्या बोलते हैं उसको, बॉस्फोरस जल संधि। और यही टर्की को, ठीक है, टर्की आधा जो टर्की है, आधा टर्की जो एशिया में आता है और आधा टर्की यूरोप में आता है, ठीक है। तो यूरोप को एशिया से अलग भी कौन करेगा, तो अलग करेगा तुम्हारा बॉस्फोरस जल संधि, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेन देख लीजिए, यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जो काला सागर को, ठीक है, जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है। काला सागर को मरमरा सागर से क्या करेगी, जोड़ेगी, और यूरोप को एशिया से अलग करेगी। हालांकि देश एक ही हैं लेकिन कॉन्टिनेंट बदल जाते हैं इस वाली जल संधि से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जल संधि की। अब यहाँ पे देख लीजिए हारमुज जल संधि, ठीक है। हारमुज जल संधि जो है वो ओमान और ईरान के बीच में है, ठीक है। यह ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को एक दूसरे से क्या कर देती है, जोड़ देती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फारस की खाड़ी है, ठीक है, कौन सी है, ये फारस की खाड़ी है, और ये जो है ओमान की खाड़ी, कौन सी है, ये ओमान की खाड़ी है, ठीक है, ओमान की खाड़ी है, और ये फारस की खाड़ी है। इन दोनों को यहाँ से एक दूसरे से जोड़ेगी कौन, तो बताओगे हारमुज जल संधि, ठीक है। हारमुज जल संधि एक दूसरे को जोड़ेगी, किसको जोड़ेगी, तो फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को, और एक देश को, यानी कि कौन कौन से देशों को, तो यहाँ पर ये ओमान है और यहाँ पे ये ईरान है, ठीक है। तो ओमान और ईरान को एक दूसरे से अलग कौन करेगी, तो भी हारमुज जल संधि अलग करेगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ये रहा तुम्हारी जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि
ये वाली है, ठीक है, ये जिब्राल्टर जल संधि है। और ऊपर आपको दिख रहा होगा यूरोप का एक देश स्पेन, जिसकी राजधानी है मैड्रिड। क्या है? इसकी राजधानी मैड्रिड है। और नीचे यहाँ पे ये जो आपको देश दिख रहा है तो ये है मोरक्को देश। कौन सा है? तो ये है मोरक्को, और ये एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। ये क्या है? ये एक अफ्रीकी देश है। तो ये सबसे पहला बिंदु अगर यहाँ से हम लोग देख लें कि जो तुम्हारी जिब्राल्टर जल संधि है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। पहला पॉइंट कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करेगी, और दूसरा पॉइंट ये स्पेन को मोरक्को से भी अलग करती है, ठीक है, स्पेन को मोरक्को से भी अलग करेगी। और तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा है? ये अटलांटिक महासागर है, और ये है भूमध्य सागर, ठीक है। ये कौन सा है? ये है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ेगी? तो भी आप लोग बताओगे जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन व मोरक्को को एक दूसरे से अलग करती है, जबकि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरे के पूरे जितने भी ऑप्शंस थे मैंने सारे ऑप्शंस को जो है वो मैप के सहारे बताने की कोशिश की है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, किस देश के द्वारा 2023 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी? मैं एक बात बता दूं, 2021 में ब्रिक्स की 13वीं बैठक हुई थी, और 13वीं बैठक भारत के दिल्ली में हुई थी, ठीक है। भारत के दिल्ली में हुई थी, और इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो भारत ने की थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये ब्रिक्स है, ठीक है, ये ब्रिक्स है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो 2009 में होती है, ठीक है, 2009 में होती है। लेकिन 2010 आते आते इसमें एक देश और जुड़ जाता है, यहाँ पे एस लग जाता है, यानी कि साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें जुड़ गया, तब ये हो गया, क्या हो गया? तब ये हो गया ब्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, आप लोग एक चीज़ याद रख लेना, बाकी सब आपको आप ऑटोमेटिक याद होने वाली, ठीक है। जैसे कि कहा मैंने यहाँ पे कि ब्रिक्स, ठीक है, मैंने कह दिया ये ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स लिखा हुआ है। ये आपको पता है कि 2021 में इसकी बैठक किसने की थी? तो भारत ने की थी, ठीक है। तो 2022 में कौन करेगा? तो 2022 में कर चुका है कौन? सी आया है, सी फॉर क्या होता है? चाइना होता है, ठीक है। तो चाइना 2022 में इसकी मेज़बानी कर चुका है। तो 2023 में कौन लास्ट में आएगा भाई? एस आएगा। एस से क्या होता है? साउथ अफ्रीका होता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका होता है। 2023 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो 2023 में इसकी मेज़बानी करने वाला है साउथ अफ्रीका। 2024 में फिर कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। फिर 2025 में कौन करेगा? 2024 में कौन करेगा? तुम्हारा ब्राज़ील करेगा। 2025 में फिर से रसिया करेगा, और फिर से 2026 में भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। क्योंकि इसमें कितने देश हैं? इसमें 5 देश हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है, 2010 में इसमें अफ्रीका जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद देख लीजिए, ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राज़ील, रूस हो गया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन्हीं देशों के अंग्रेजी में नाम प्रथम अक्षरों से मिलकर बनाया गया, जैसे BRICS को मिलाकर इस समूह का नामकरण हुआ है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, और इसमें 5 सदस्य देश शामिल हैं। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया था। ब्रिक्स की 13वीं बैठक जो है वो 2021 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। मैंने यहाँ आपको बता दिया है। 2022 में चीन ने की है, और 2023 में कौन करेगा? तो वो भी मैंने बता दिया कि साउथ अफ्रीका करने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, और डी नंबर क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक। मैं एक बात बता दूं यहाँ से कि महात्मा गांधी तो कतई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के बीच और सुभाष चंद्र बोस के बीच आपस में कभी पटरी नहीं खाई थी। तो महात्मा गांधी कभी भी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो एक काम करो, महात्मा गांधी को हटा दो यहाँ से,
अब बचे तुम्हारे पास 3 ऑप्शन, ठीक है, 3 ऑप्शन बचे, 3 में से मैं आपको बता रहा हूँ इसका राइट आंसर होने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। आप लोगों से मेरा सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस की बुक क्या नाम है, ठीक है, बुक जो है इसका क्या नाम है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है, और आपके जवाब जरूर आने चाहिए यहाँ पे, अगर ना आया तो सोच लेना। चलिए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था, लेकिन अगर आपसे वो बंगाल दे देना तो बंगाल भी सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय बंगाल और कटक में कोई अंतर नहीं था, दोनों एक ही थे। कटक उड़ीसा में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1945 में हो गई थी। हालांकि उनकी जो मृत्यु है वो विवादास्पद बनी हुई है आज भी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद दिसंबर 2018 में नरेंद्र मोदी ने अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की यात्रा की और वहां पर जो 3 द्वीप हैं उनके नाम बदल दिए। पहला जो है वो रॉस द्वीप है, उसका नाम क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया। दूसरा हैवलॉक द्वीप जो था उसका नाम स्वराज्य द्वीप कर दिया, और तीसरा जो था वो नील द्वीप था, इसका नाम शहीद द्वीप के नाम पर कर दिया, ठीक है। तो 2018 में 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं, रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप। रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज्य द्वीप कर दिया गया, और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप के नाम पर कर दिया गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो गाइस जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को आप लोग अटेंड करिए। मैं थोड़ा रफ्तार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समय भी बचे और क्वेश्चंस में पूरा एक्सप्लेन भी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47वां देख लीजिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें? तो ऑप्शन नंबर 1 गोवा, बी तेलंगाना, सी सिक्किम और डी उत्तराखंड। तो क्या लगता है आपको? उत्तराखंड, तो देखो उत्तराखंड और सिक्किम, तेलंगाना तो काफ़ी बड़ा है, उत्तराखंड भी काफ़ी बड़ा है, तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें सीटें क्या होंगी, इसमें बड़ी होंगी। तो उत्तराखंड में ज़्यादा होंगी, तेलंगाना में ज़्यादा होंगी। 2 ऑप्शन मैंने काट दिए। अब बताओ गोवा और सिक्किम। तो गोवा जो है ना, ये गोवा जो है ये सबसे छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा की सीटें 2 हैं। कितनी हैं? सॉरी, यहाँ पे विधानसभा नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे लोकसभा सीटें पूछ रहा है, ठीक है। तो लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं? 2 हैं। जबकि सिक्किम में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो सिक्किम में केवल लोकसभा सीटें 1 हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सिक्किम इज राइट, इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। गोवा की बात करें तो गोवा की स्थापना 30 में 1960 को हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रमोद सावंत। जिले कितने गोवा में? 2 जिले हैं। लोकसभा सीटों की बात करेंगे, गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, और विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें यहाँ पर 40 हैं। तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। लोकसभा सीटों की बात करें तो 17 लोकसभा सीटें हैं, और विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं? 119 हैं। राज्यसभा भी यहाँ पर है, तो राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 है। तो मैं अगर तेलंगाना की राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें आपको याद करना है तो एक टेबल याद करिए, 17 सत्ते 119, ठीक है। 17 सत्ते 119, 17 किस में होंगी? तो देखो सबसे कम क्या होता है? सबसे कम होती है राज्यसभा में, तो ठीक है। तो 7 राज्यसभा सीटें हो गई, ठीक है। इसके बाद किस में ज़्यादा होती हैं? इससे थोड़ा सा ज़्यादा होती है लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में कितनी होगी? 17 हो गई। और सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ होती हैं? तो विधानसभा में होती हैं। तो सबसे ज़्यादा यानी कि विधानसभा 119, ठीक है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, 17 सत्ते 119 याद कर लेना। 119 जो है विधानसभा, 7 राज्यसभा और 17 लोकसभा है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग हैं, ठीक है। लोकसभा सीटें यहाँ पर 1 है, मैंने बता दिया। अब उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। किससे? उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना। सदस्यों की संख्या यानी कि विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 71 है, और लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 5 है। राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो 3 है, जबकि यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं, और ये दूसरा इनका कार्यकाल है, ठीक है। 2 कार्यकाल इनका लागू हुआ है अभी हाल ही में। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा और पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार सर 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी विधान चंद्र रॉय के नाम से विज्ञान, कला और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार
इस पुरस्कार का मूल्य 1,00,000 रुपये और एक रजत शील्ड है, ठीक है, जो 5 श्रेणियों में दिया जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है लखनऊ, ना कि प्रयागराज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका लखनऊ है। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। फाइट, यहाँ पे लिख लेना फाइट, ठीक है। फाइट, फ्लाइट एंड फियर के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है एड्रिनल ग्रंथि को फाइट, फ्लाइट एंड फियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। इसके एक्सप्लेन के बारे में अगर बात कर लेंगे हम लोग, तो यह ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। यह ग्रंथि हमारे शरीर में एक जोड़ी पाई जाती है, यानी कि 2। इसे 3F व 4S के नाम से जानते हैं। 3F का मतलब हो गया फियर, फाइट एंड फ्लाइट, जबकि 4S का मतलब होता है शुगर, साल्ट, स्टेरॉयड और सेक्स। क्योंकि यह ग्रंथि जो है इधर उधर भागने के लिए प्रेरित करती है और लड़ने के लिए भी प्रेरित करती है, इसीलिए इसे डरो, लड़ो और भागो ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देख लीजिए, ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स ग्लूकोज व शुगर की मात्रा को मेंटेन करते हैं। इसकी हार्मोन्स स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं। इसके जो हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं और लैंगिक लक्षणों को भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको बताइएगा ज़रूर। 50 क्वेश्चंस आज से कंप्लीट हो गए, यानी कि 5 सेट टोटल हो गए। तो अगर आपने पहले वाले सेटों को नहीं देखा है तो आप लोग पहले वाले सेटों को भी देख लीजिए, ताकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो